नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एचपी कम्पिटिटिव फोकस पर। और ये क्विक रिवीजन पॉलिटी की वीडियो नंबर 2 है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि एसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, CHSL, CGL, MTS, या फिर हम बात कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। और साथ ही ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कि HP टेट हमारा आ जाता है, HP पुलिस का एग्ज़ाम आ जाता है, HP के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होंगे, और साथ में हिमाचल प्रदेश HPPSC पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी वीडियो हो जाएगी ये HP टेट के लिए, जहाँ पे जीके के पोर्शन में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और साथ में ही आर्ट्स के सेक्शन में जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का सेशन। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था संविधान तक, संविधान किस तरह से बनाया गया। आज हम बात करेंगे एंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार की। तो 1940 में जब संविधान बन रहा था तब भारत में क्या है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जहाँ पे कुछ नेताओं को अलग अलग विभाग दिए गए ताकि वो उस क्षेत्र में अपना काम कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था, ये बात हम जानते हैं। तो उनको मिला था एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय, यानी कि वो क्या थे, विदेश मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार के अकॉर्डिंग, और ये 1940 में बनी थी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। और ये एक और इनको मंत्रालय दिया था कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ जो विभाग है यानी कि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिया गया था, यानी कि ये होम मिनिस्टर थे। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्रालय दिया गया था, या खाद्य तथा कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जॉन मथाई। जॉन मथाई इंपॉर्टेंट है, इनको इंडस्ट्री एंड सप्लाई का मंत्रालय दिया गया था या विभाग दिया गया था, उद्योग और आपूर्ति। ठीक है, आगे है हमारे पास जगजीवन राव। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। ठीक, उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह। इंपॉर्टेंट बन जाता है सरदार बलदेव सिंह, क्यों, क्योंकि ये थे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लियाकत अली खां। लियाकत अली खां, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, वित्त मंत्रालय जो है वो इनको संभाला गया। उसके बाद है हमारे पास सी गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी इनका पूरा नाम है, और इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, यानी कि शिक्षा विभाग इनको दिया गया था। आगे बात करते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हो गया, और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश बन गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी मंत्रिमंडल बनाया गया, और ये बनाया गया था 1947 में। तो देखते हैं इस मंत्रालय के, ये जो मंत्रिमंडल है, इसके अकॉर्डिंग किसको कौन कौन सा विभाग मिला या किसको कौन सा मंत्री बनाया गया। तो सबसे पहले फिर से बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है, कॉमनवेल्थ विभाग इनके पास था, यानी कि राष्ट्रमंडल की बात हो रही है। और विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ में ही इनको साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध का विभाग भी मिला। उसके बाद है हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि गृह मंत्री, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना तथा प्रसारण विभाग भी इनको सौंपा गया। आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो इनको फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग सौंपा गया, खाद्य तथा कृषि विभाग। आगे है नेक्स्ट हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया। ध्यान में बात रखनी है, यह है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल।
ठीक है। उसके बाद है जॉन मथाई। जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, रेल एवं परिवहन मंत्री। नेक्स्ट है आर के षणमुगम शेट्टी, इंपॉर्टेंट है। आर के षणमुगम शेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि वित्त मंत्री बनाया गया। आगे है हमारे पास जगजीवन राम को बनाया गया लेबर मिनिस्टर, यानी कि श्रम मंत्री। आगे है सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। तो ये फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरदार बलदेव सिंह, इनको बनाया गया रक्षा मंत्री। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास राजकुमारी अमृता कौर। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये महिला थी और इनको कौन सा विभाग दिया गया, कौन सा मंत्री बनाया गया? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये पहली महिला है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बनाया गया था लॉ मिनिस्टर, यानी कि कानून मंत्री। तो ये बात तीनों के तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे की बात क्या है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान में उस समय 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। उसके बाद बात करता है कि आज के समय में 465 आर्टिकल हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं और 25 पार्ट हो चुके हैं। 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। अब बात करेंगे धीरे धीरे इनके बारे में। तो सबसे पहले है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8 थी, आज के समय में कितनी है? 12 है। तो चलिए देखते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले आ जाता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 किसके बारे में बताता है? इट टेल अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया, इनकी भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताता है, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। तो यही बात यहां पे बोली गई है कि अनुसूची नंबर 1 में बात करी गई है भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के भूभाग के बारे में। ठीक है। आगे बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में बात करी गई है सैलरी की। किसकी सैलरी? जितने भी ऑफिशियल होते हैं हमारे, कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, भारत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास ऑफिशियल्स हैं। तो उनकी सैलरी के बारे में, अलाउंसेस के बारे में एंड स्पेशल प्रिविलेजेस के बारे में बताता है शेड्यूल नंबर 2 अनुसूची 2। यह अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा विशेष प्रावधानों के बारे में बताता है। उसके बाद है नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 3, अनुसूची नंबर 3। ये किसके बारे में बताती है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बताती है ओथ, यानी कि शपथ। ओथ किसकी शपथ? मिनिस्टर्स की एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये मंत्रियों, संसद के सदस्यों, न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 4, और शेड्यूल नंबर 4 में बात करी गई है किसके बारे में? राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो जो भी राज्यसभा की सीटें हैं उनके एलोकेशन के बारे में बताती है अनुसूची नंबर 4। ठीक है। टेल्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद है नेक्स्ट अनुसूची, नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 5। इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है, किससे संबंधित है। तो बात ध्यान में रखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज, यानी कि SC और ST जितने भी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताता है शेड्यूल नंबर 5। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है शेड्यूल नंबर 6, अनुसूची नंबर 6। ये किसके बारे में बताती है? तो ये बताती है प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट, इनकी 4 स्टेटों में जितने भी ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। और ये 4 राज्यों से संबंधित है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 स्टेट्स। तो ध्यान में रखना है ATMM, ATMM, इससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी। ए से हमारे पास आ जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM। ठीक है, ये हो गया शेड्यूल नंबर 6। अब आगे बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 की। शेड्यूल नंबर 7 में क्या बोला गया है, इसके बारे में जानते हैं। अनुसूची नंबर 7, तो इस अनुसूची में बोला गया है डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियां जो है, पावर जो है, वो 3 लिस्ट में विभाजित की गई है। और इन 3 लिस्ट में नंबर 1 लिस्ट पे है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे केवल कानून बना सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार या केंद्रीय सरकार। ठीक है। लिस्ट नंबर 2 में स्टेट लिस्ट आती है, जिसमें कि राज्य कानून बना सकता है, ऐसे विषय जिनमें राज्य जो है वो कानून बना सकता है। और उसके बाद लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट आती है, जिसमें कि ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें भारतीय सरकार, केंद्रीय सरकार और साथ में स्टेट, राज्य सरकार भी कानून बना सकती हैं, या दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यही बात है, 3 सूचियों में विभाजित किया गया है शक्तियों का। सूची नंबर 1 में आ जाती है संघ सूची, सूची नंबर 2 में राज्य सूची, सूची 3 में समवर्ती सूची। अब बात कर लेते हैं इनके विषयों के बारे में। तो जब संविधान बनाया गया था, तो ये जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसमें पहली सूची है संघ सूची, इसमें 97 विषय थे, 97 मैटर्स थे। लेकिन अब आज के समय में यह 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 66 विषय हुआ करते थे, मैटर्स हुआ करते थे, आज के समय में यह 61 हो गए हैं। और अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, समवर्ती सूची की, तो पहले कितने मैटर्स थे? 47, 47, और आज के समय में यह 52 हो गए हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हमें बताई गई है कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और आज के समय में 52 विषय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले शेड्यूल की, शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल 8, अनुसूची नंबर 8। तो ये किससे संबंधित है? ये है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, उनके बारे में बताती है शेड्यूल नंबर 8। तो जब संविधान बना था, तो हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज को, 14 लैंग्वेज को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन आज के समय में 22 लैंग्वेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है, तो पहले 14 भाषाएं थी, आज के समय में 22 भाषाएं हैं। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो अनुसूची नंबर 8 में नहीं है। नो इंग्लिश लैंग्वेज इन शेड्यूल 8। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके अकॉर्डिंग 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी को कॉन्स्टिट्यूशन में 15वीं भाषा का दर्जा मिला गया, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन, या 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, और इसके अकॉर्डिंग 3 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। और ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? देखो, 16वें नंबर पर आ गई हमारे पास कोंकणी, 17वें नंबर पर आ गई मणिपुरी, और 18वें नंबर पर आ गई नेपाली। 16वें नंबर पर कोंकणी, 17वें पे मणिपुरी और 18वें पे नेपाली। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 92वें संविधान संशोधन, या 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसके अकॉर्डिंग 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो 19वीं हो गई, डोगरी 20वीं, मैथिली 21वीं और संथाली आ गई 22वीं। तो ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई 2003 में संविधान में। ठीक है,
तो कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई हमारे पास? 22 भाषाएं हो गई। और पहले कितनी थी? पहले केवल 14 ही भाषाएं थी। अब आगे बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 में क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। तो शेड्यूल नंबर 9 में बात करी गई है लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जब संविधान बना था तो केवल 8 ही अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, देखेंगे कब जोड़ी गई। अब 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म से, भू सुधार से। और इसमें क्या किया गया? जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, अबलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा पर रोक लगा दी गई। और ये जो है शेड्यूल कब जोड़ा गया? पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची 1951 के अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। आगे हमारे पास नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 10 या शेड्यूल 10। ये किससे संबंधित है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एमएलए एंड एमएलसीज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इनकी इसको हम बोलेंगे दल बदल। अगर कोई एमपी, एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य क्या करता है? अपना दल बदल लेता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगता है। और यही शेड्यूल नंबर 10 में बोला गया है, दल बदल विरोधी कानून। और इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल 11 अनुसूची नंबर 11। अब इससे संबंधित किससे संबंधित है? ये पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं, कितने मैटर हैं? 29 मैटर हैं। और ये कब जोड़ी गई? तो ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। और ये लागू कब की गई? लागू करने की तारीख है 24 अप्रैल 1993। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची नंबर 11। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई संविधान में, और इसको 1993 में लागू कर दिया गया। ठीक है, अनुसूची नंबर 11। उसके बाद बात करते हैं, आगे है शेड्यूल नंबर 12 अनुसूची नंबर 12। किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटी सिस्टम टू अर्बन इंडिया, यानी कि शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित शेड्यूल नंबर 12 है, अनुसूची नंबर 12 है, नगर पालिकाओं का प्रावधान। तो इसमें कितने मैटर हैं? 18 मैटर हैं, 18 विषय हैं। और ये कब जोड़ी गई? ये 74वें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 द्वारा जोड़ी गई। कहाँ पे जोड़ी गई? संविधान में जोड़ी गई। और ये फोर्स में कब आया? 1 जून 1993 को यह लागू कर दी गई। तो यही बात बोली गई है, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई तथा 1 जून 1993 से लागू हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अनुसूचियों तक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। तो कितने पार्ट्स हमने बताए? तो सबसे पहले जब संविधान बना था तो हमारे पास कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 22। और जब अब आज के समय की बात करें तो ये कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, यानी कि इसमें 3 और पार्ट्स जो हैं वो जोड़े गए हैं हमारे संविधान में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स की। एक और बात, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी उनके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।